नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग इसी टॉपिक में चल रहे थे, मृदा से संबंधित जो भी इससे पहले वीडियो में देखे होंगे कि मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मृदा प्रतिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल 8 नंबर का क्वेश्चन देखे होंगे, आया होगा, यूपीपीएससी में आएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस में भी आएगा, सीजी सर्विस में 2 नंबर का पूछा गया था, इसको परिभाषा से ही पूछा गया था। तो देखिए, मृदा परिच्छेद का क्या है, देखेंगे एक मिट्टी है। मिट्टी जिस मूल चट्टान के ऊपर टिकी रहती है और उसके बीच में जितने संस्करण हैं, जितने भी भाग हैं, वह क्या कहलाता है, पूरा जो है मृदा प्रतिच्छेदिका कहलाता है। कई लोग तो कंफ्यूज हो गए कि है क्या, लेकिन एक्चुअल में देखिए इंग्लिश में इसलिए लिखा है सॉइल प्रोफाइल। जैसे हमारा प्रोफाइल क्या है, पढ़ा है, कितने हैं, क्या काम करते हैं, कितना अनुभव है, ये सारा पूरा संपूर्ण विवरण। तो उसी तरह से देखिए, देखते हैं हम 4 संस्करण में होता है, जैसे क ख ग घ दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले जो ऊपर भाग रहता है, ऊपरी परत में ह्यूमस वगैरह रहेंगे, देखेंगे उसमें वनस्पति घास फूस वगैरह रहेगा, वो मृदा हो गया, ऊपरी मृदा हो गया। उसके बाद नीचे में देखेंगे मृदा के निर्माण में जो संबंधित जो कारक हैं वो रहते हैं, जैसे बजरी है, रेत है, गाद है, चीका है, पंख, गुलास में, ये रहेंगे नीचे, इसको उप मृदा बोलते हैं। तीसरे क्रम में देखें अपक्षयित आधारी चट्टान। अब थोड़ा सा क्या रहेगा इसमें, नॉर्मल रहेगा और सॉफ्ट चट्टान रहेंगे, उसमें कुछ जल संस्करण रहेंगे, कुछ उसमें अन्य मिनरल सोर्स रहेंगे। जैसे भूमि हम खुदाई करते हैं तो पानी निकलता है, तो वहीं से देखिए होगा मुरूम, गाद वगैरह अन्य जो चट्टान है या प्रदूषित जल है, वो सब पाया जाता है इन संस्करण में। और लास्ट है मूल चट्टान, देखे होंगे मूल चट्टान जिसमें मृदा टिका रहता है। जब भी हम लोग खुदाई करते हैं, जैसे नॉर्मल देखिए बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो खुदाई तब तक जारी रहता है जब तक उसको सॉलिड बेस न मिल जाए, तब तक उस मिट्टी के लेयर को हटाते हैं। तो एक तरह से लेयर का संपूर्ण विवरण है, उसी को मृदा प्रतिच्छेदिका कहते हैं। अब एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है मृदा अपरदन हेतु रोकथाम। 8 नंबर क्वेश्चन आया था, लगातार इसको कहीं ना कहीं घुमा घुमा के किसी किसी न माध्यम से रिपीट करता है। तो चलिए हम लोग देख, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो है, क्रेजी जो है, जोधपुर में स्थापित किया गया है इसी के उद्देश्य से, ताकि उचित मार्गदर्शन किया जाए कि मृदा की संरक्षण, संवर्धन या उससे जो भी अपरदन या प्रदूषण है उसको रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं अतिचारण को नियंत्रित करना। देखे होंगे पशु अधिक चराई करते हैं या चराई के लिए जंगलों को सफाई कर देते हैं। जो छोटे छोटे घास फूस रहते हैं जो मृदा को संगठित करते हैं, जो जो जल हम लोग इससे पहले देखेंगे जो रील परत या उनके जो नालिका जो जितने भी अपक्षय होता है जल से, उसको रोकथाम रखता है। अब दूसरा है सामुदायिक वानी कार्यक्रम सहभागिता से संचालित करना। देखेंगे बृहद रूप से क्या है, बंजर जमीन है या जो जंगल साफ हो रहा है या जिस वन संसाधन में हम लोग उत्खनन, खनन, उद्योग या अन्य धंधे को लाइसेंस दिए हैं, उनको उनके भाई कवर करना पड़ेगा, फॉरेस्ट कवर को। तो आप क्या है, सामुदायिक कार्यक्रम चलाइए, लोगों को उसे प्रोत्साहित करिए कि भाई वनीकरण ही हमारा मतलब सबसे बड़ा संसाधन है। वन संसाधन ही समाप्त हो जाएगा तो जितने भी उससे मिलने वाले ऑक्सीजन, फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ी, ईंधन या पशु से संबंधित जो चारा वगैरह है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग हीटिंग, आज देख रहे हैं इतनी बारिश में भी आप गर्मी अनुभव कर रहे होंगे, तो सब वही ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो लगातार इससे बहुत सारा नुकसान है। वही ग्लोबल वार्मिंग होने से या वनों की कटाई होने से बहुत ही सारा ऐसा 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 प्रॉब्लम जनरेट होगा जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। अब दिल्ली से बड़े भी ग्लेशियर जो है दक्षिणी ध्रुव में पिघला है, उतना बड़ा पिघला है, तो उसकी जल भराव समुद्र में होगा। समुद्र से जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो क्या फिर डुबान में आ जाएगा, उनकी जीवन संघर्ष प्रारंभ हो गया। हमको जो जितने भी रोजगार है वो दिक्कत होगा, बाढ़ होगा, चक्रवात होगा। तो क्या है, हमारी स्थलीय क्षेत्र में जल भराव या मृदा प्रदूषण होता रहेगा तो हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उन सब साधनों से हमारी जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है। तो नदी दून नालों की गहरीकरण देखेंगे, नदियों नालों में गाद, चीका भर जाता है, फिर वो क्या उथला हो गया और आसपास के कटान चालू कर देते हैं, तो कटान से मृदा का अपरदन चालू हो गया, फिर वो जाके कहीं और जमा हो गया, फिर उथला हुआ, फिर और वो जमा के चालू हो गया। तो लगातार ये चलते रहते हैं। देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह, गंगा नदी हो गया, हाँ, और कई नदियों में देखेंगे साइड के उसको कटान को ऐसा बढ़ा देता है, उथला तो रहता है नदी लेकिन क्या है, चौड़ा हो जाता है, तो अधिक क्षेत्रफल को ले लेता है। कोसी नदी हो गया, बिहार का शोक इसलिए बोलते हैं, दामोदर बंगाल का शोक कहते हैं। इसमें निरंतर क्या है, जो प्रदूषित जो कचरा वगैरह है उसमें क्या है, डंप हो जाता है। अब उसको हम लोग सफाई नहीं किए, दलदल या गंदगी को सफाई नहीं किए, गहरीकरण नहीं किए एक तरह से,
तो उसमें फिर दिक्कत होगा। जो जितने भी जल स्रोत हैं, जैसे तालाब है या अन्य जो डैम वगैरह है, उनकी भी गहरीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए इससे रिलेटेड। तो उससे कटान भी कम होगा, और साथ में उससे क्या गहरीकरण करने से उसके जो जमी हुई परत है वो जलोढ़ रूप में एक उर्वरक मिट्टी रहती है, तो उसको हम किसी खेती की उपजाऊ जमीन में उसको छिड़काव कर सकते हैं, या वहाँ भरान कर सकते हैं, या उस गहरीकरण को जहाँ खनन उत्खनन हुआ है उसमें डंप कर सकते हैं, भूमि भराव कर सकते हैं उस मिट्टी को। यही इसमें बताया गया है। फसल चक्र परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखेंगे हम एक ही फसल ले रहे हैं, उसमें कीटनाशक और अन्य खाद बीज डाल रहे हैं, और लगातार मृदा जो है उसकी पोषक तत्व और उर्वरता शक्ति कम हो रही है। अब अंत में क्या हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगी, धूल धुआं हो जाएगा, उड़ेगा, वो गड्ढ हो जाएगा, फिर आप उसको छोड़ देंगे मूलतः। तो क्या है, नया नया फसल चक्र करने से कि जैसे मान लो फलीदार पौधा ले लीजिए, नाइट्रोजन वो ऑक्सीकरण करता है वातावरण से, तो उसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, जो मिट्टी के संगठन है या मिट्टी के जो पोषक तत्व है या मिट्टी की जो संरचना है उसको बनाए रखता है वो। इसलिए तो मैंने इससे पहले पूर्व वीडियो में जो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा जो लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2020 जारी किया, तो उसमें उन्होंने बताया था इस चीजों को कि भाई मृदा प्रदूषण हो जाएगा तो 90% जी बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो 1/3 लोगों को भूखमरी और अन्य संबंधी प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा 2 वर्ष 2030 तक के। तो आगे देखिए समुच्चय रेखी जुताई, देखेंगे ढलान, ये सब जितने हैं ढलान से। अब ढलान है तो ढलान के अनुरूप आप उसको क्या है, रोक के करें, उल्टा करें, तो उसे ढलान के अनुरूप आप जुताई कर देंगे तो पूरी मिट्टी क्या प्रवाहित हो जाएगी। तो उसे क्या करें आप, जो है ढलान के थोड़ी सी, जैसे देखे होंगे झूम खेती होता है तो सीढ़ीदार खेती करते हैं, तो सीढ़ीदार खेती होती है उसमें क्या है, आप उल्टी दिशा में उसकी जुताई करिए ताकि जो वर्षा का जल है रुके और मिट्टी को बहा के न ले जाए। अब मृदा स्वास्थ्य परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल के अनुरूप सॉइल हेल्थ कार्ड हम इससे पहले देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब कहाँ और किसने इसको प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ का भी बताइएगा डेटा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में क्या है कैसा है। अब इसमें आगे देखते हैं, जैविक खाद और कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल सही थे, जीरो फार्मिंग, जैसे देखेंगे गोधन न्याय योजना से वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, तो इससे क्या है उसमें जो नेचुरल जो उसका वो पोषक है मिट्टी का वो बना रहेगा। और मान लो हम जो कीटनाशक करेंगे तो उससे क्या है लगातार मिट्टी भी प्रदूषित होगा, उसके प्रदूषण से क्या है वह पानी वो वर्षा के जल या अन्य बाढ़ से वो बह के आगे जाएगा तो जल स्रोतों को भी वो प्रदूषित करेगा। साथ में उससे संबंधित जितने भी जलीय जीव हैं या मृदा में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनकी जीवन जो है संघर्ष पैदा रहेगा। और मृदा रहित क्या है, बागवानी फसलों देखिए हाइड्रोपोनिक्स एक फसल होता है, उसमें देखें बोतलों में, बाटलों में, नारियल के बुरादों में, रेतों में ऐसे लटका के क्या करते हैं उसको फसल पैदा करते हैं। देखे होंगे आप हार्टिकल्चर वगैरह में जाएंगे तो उससे क्या है, उसे बृहद रूप से जैसे आप प्राथमिकता दे रहे हो, तो उसमें मिट्टी से जो संबंधित या मिट्टी पर आधारित जो फसल या अन्य जो हमारी डिपेंडेंटी है वो कम हो जाएगी कहीं न कहीं। तो एक तरह से एक कोने से तो कहीं न कहीं मृदा का प्रदूषण बच गया ना, कि आपने बार बार फसल चक्र को परिवर्तित भी नहीं किया, तो एक अच्छा साधन है कि छोटी छोटी जो बागवानी फसल है वो मृदा रहित फसल उत्पन्न करें। अब इसमें आगे आप लोग देखें लघु सिंचाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे जैसे स्प्रिंकलर वगैरह है, टपक विधि है, या अन्य जो बूंद बूंद जो रखता है उससे क्या है मृदा की जो पोषक तत्व रहता है उससे बृहद रूप से उसकी क्या है, जैसे अब तेज प्रवाह है, देखेंगे इससे पहले हम लोग जल से संबंधित मृदा का कटाव को, या फिर हम लोग क्या करते हैं एकदम पानी को भर देते हैं खेतों में, तो उससे क्या है उनकी पोषक तत्व तो समाप्त तो होती है, साथ में क्या है आसपास क्या है अन्य लोगों को भी उसमें जो जल जीव जंतु है उनको प्रभावित करता है। तो वही है लघु सिंचाई। अब जल जमा का उचित निष्पादन देखे होंगे, अब जैसे जल कहीं भरा हुआ है, गंदगी है, अब उसको हम आर्द्र भूमि घोषित करके उनको संरक्षण संवर्धन नहीं किया, मैग्रोव वनस्पति के रूप में संरक्षण संवर्धन नहीं किए, तो वो क्या अननेसेसरी क्या प्रदूषित होता जाएगा, डम रहेगा। फिर उसमें देखिए क्या अब जैसे 6 महीने तक कोई जल डंप है, अब वो साधारण रूप से प्रदूषित नहीं है, तो उसमें अन्य जीव जंतु क्या है उसमें पनपने लग जाएंगे। अब वो सूख गया, जगह में तालाब सूख जाता है, तो उससे संबंधित जितने भी जल जीव जंतु है और जितने भी जो उनसे निस्तारी करते हैं उनको संकट उत्पन्न हो जाता है। देखेंगे हम लोग तालाब सूख गया, कुआं सूख गया, तो उससे क्या है जल का भरा बराबर रहेगा, तो मृदा का जो कटान है या मृदा से संबंधित जो प्रदूषण है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या संगठित रहेगा। और आगे है सीवरेज वाटर का, देखेंगे हम लोग सीवरेज वाटर जैसे फैक्ट्री की इंडस्ट्रियल वगैरह है उनको कहीं भी बहा दिए, पानी को भरा रहता है, मृदा प्रदूषित हो रहा है, और वो रिसोर्स वो जितने भी केमिकल जैसे कॉपर है, प्लेटिनियम है और अन्य जो धातु जो उस जल में घुलनशील रहता है
वो क्या करता है, आसपास के भी जल स्रोतों को प्रदूषित करेगा, मिट्टी भी प्रदूषित करेगा और वो अनुपजाऊ हो जाएगा एक तरह से, तो वो क्षेत्रफल बेकार हो गया ना। और मान लो हम वही सीवेज वाटर है, जैसे सेप्टिक वगैरह का पानी निकलता है उसको, या नदी नालों का पानी जो उसको सीवरेज ट्रीटमेंट कर दिए, तो मृदा से संबंधित प्रदूषण रुक जाएगा उसमें। तो प्रदूषण रुकने से क्या है, मृदा का कटाव नहीं होगा, मृदा संगठित रहेगा तो नहीं कट पाएगा वो जल का जो प्रवाह है। और आगे हम इसमें देखते हैं मल्च बनाना, भी एक खेती से संबंधित मल्च देखेंगे आप लोग। जैसे आप क्यारी में लगा है, आप उसमें क्या रहता है, एक पौधा लगे देखेंगे, प्लास्टिक का पूरा लाइन से क्यारी अपन बिछाते हैं, मशीन भी आता है, देखेंगे आप बड़े बड़े प्लॉटों में चले जाएं जहाँ पे खेती होता है, तो प्लास्टिक या पन्नी का उसमें क्या बिछा देते हैं और बीच में छेद कर करके उसमें पौधों को लगाते हैं। तो उससे क्या है, जो अब उस दौरान क्या है, जब तक अंकुरित ना हो पौधा, क्या है, नमी उतना पर्याप्त नहीं रहता, तो धूल धुआं और या आंधी तूफान से मिट्टी क्या उड़ने का डर रहेगा या संगठित नहीं रहेगा, और उसमें जो ड्राइनेस जल्दी आ जाएगा। आप जैसे आप सिंचाई किए और खुला छोड़ दिए मिट्टी को, तो जल्दी सूख जाएगा। तो उससे क्या है, बार बार आप सिंचाई करेंगे, देखें खारापन आ जाता है मिट्टी में, या फिर उसमें जो अम्ल या क्षार की जो भौतिक रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन होना चालू हो जाता है। तो वहीं से फिर प्रधान और एक है रक्षक मेखला है बनाना, तो देखेंगे वही है जो मल्च में बनाते हैं, तो रक्षक मेखला बना के उसको क्या करते हैं, मेखला लाइन क्यारीदार जो है, देखेंगे क्यारीदार अपन खेती करते हैं, तो मिट्टी का ढेर लगा दिए, उसमें बीज बो दिए और बीच में अपना पानी आ रहा है, तो वही है मल्च रक्षक मेखला। वेदिका बनाना, इसमें नाली बनाएंगे, बीच बीच में नाली बना देते हैं, वेदिका बना नाली हुआ। अब आसपास जो है उसमें जितनी जरूरत है उसमें, जैसे छोटी छोटी नहर है, देखिए उदाहरण के लिए, जैसे बड़ी नहर है, बड़ी नहर के बाद छोटी नहर होती है, तो उसमें क्या है, एक प्रॉपर एरिया में पानी जा रहा है, उससे आप सिंचाई ले लो और हर जगह आप भाई पूरे पूरे फैला दो, कहीं की मिट्टी की संगठन कमजोर रहती, कहीं ठोस रहती है, तो उससे क्या, फिर जहां कमजोर रहेगी वो क्या है, कट के फिर उसमें भरेगा, तो आपके जो जल प्रवाह नलिका है उसमें फिर क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। तो वही है वेदिका। अब समुच्चय रेखीय मेखलाएं, अब मेखलाएं जैसे खड़ा करते हैं हम लोग, तो इसमें देखेंगे क्यारीदार जैसे खेती आप करेंगे या फिर सीढ़ीदार खेती करेंगे, तो उसमें क्या है, बारी बारी रहता है, ऐसे क्रम से रहता है, ऐसे उसको काट के उतने ढलान तक किए, उसको काट के उतने ढलान तक किए, तो उससे पानी भी बराबर आ रहा है और साथ में उसका पानी सीपेज हो के या लीकेज हो के इसमें आ रहा है, उसमें से उसमें जा रहा है। तो इसी तरह से सीढ़ीदार खेती को। अब चट्टान का घेरा, अब मिट्टी है, बड़ा आपका प्लाट है, वहां आंधी तूफान और धूल धुआं आता है, तो आप क्या चारों तरफ देखेंगे बाउंड्री घेर देते हैं चट्टान का, तो उससे क्या हवा का दबाव कम हो जाएगा और मिट्टी उड़ेगा नहीं धूल धुआं से, प्रदूषण रुक जाएगा। अब देखिए बंजर भूमि को उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है ना भाई, हम लोग इसे देखिए 3 सिस्टर जो है हम लोग जलवायु संबंधित और मरुस्थल से संबंधित और जैव विविधता से संबंधित। बताइएगा लास्ट जो दिल्ली में एक बैठक हुआ था, है ना, कॉप, कौन सा क्रम का कॉप है और किससे संबंधित बैठक हुआ था, और 2030 तक हमने कितने लाख हेक्टेयर जमीन, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने हेतु लक्ष्य रखा है, जरूर इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए देखेंगे वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 है, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 है, और जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 है, वायु पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 है। जितने भी प्रदूषण अधिनियम बने, लेकिन देखें मृदा प्रदूषण के लिए कोई ठोस खास एक्ट ऐसा बना नहीं है जिसे हम प्रदूषित संस्था, व्यक्ति या लोगों को पनिश कर सके। तो उसकी मतलब कानूनी का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कानून का निर्माण नहीं रहेगा तब तक हम अपनी संपदा को सुरक्षा नहीं दे सकते। अब खनन उत्खनन के लिए देखिए, खनन उत्खनन, वृक्षारोपण या अन्य जो औद्योगिक है या निर्माण है, नगरीकरण है, उसकी जो एक उचित मापदंड करो ना भाई। भाई आप इस खनन उत्खनन को किए हो तो गड्ढे मत छोड़ो, उसको उचित भराव करो, वहां पे वृक्षारोपण करो या अन्य जो सामुदायिक कार्यक्रम है, एक्टिविटी है, उसको बढ़ाइए। वही है। अब इसमें देखिए मूल मिला के कभी भी लिखिएगा इस संबंधित प्रॉब्लम को, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम पूछता है, रोकथाम पूछता है, बिल्कुल पॉइंट में लिखिएगा नंबर डाल के, सबसे बेहतरीन नंबर पाने का तरीका है। और चेकर जो है जरूर यहाँ पे पेन को क्या करेगा, रोकेगा। वो ऐसे नहीं देखेगा भले एक में लिखा है क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, 3 में, फिर वो जानने की इच्छुक हुआ, एक बार पढ़ लिया और क्लियर हो गया तो आपको नंबर पाने से कोई नहीं। सबसे अच्छी तरीका है पॉइंट में ही लिखिए अपनी बृहद आंसर को, चाहे 3 नंबर को, 2 नंबर को, 4 नंबर को, 8 नंबर को, 10 नंबर को या 15 नंबर को, पॉइंट में डालिए। और हो सके तो छोटी छोटी पॉइंट है तो कॉमन में लिखिए और गैप बना के लिखिए। तो ये मृदा से संबंधित छोटी सी जानकारी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, उनमें क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे लास्ट टाइम CGPSC 2020 का एक विवादित क्वेश्चन था
और रिलेटेड मिट्टी से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ते होता है, तो उसे हम आगे वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में हम जनरली डिस्कशन करेंगे और क्या कैसा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये छोटा सा आप तो दोस्तों मैंने ये मृदा से संबंधित जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इससे संबंधित डीपली स्टडी करिए और अपने अपने लक्ष्य में लगे रहिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू।